तो अभी आपको सर ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया। अब अपन सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो थोड़ी आपकी क्लास कम होगी। कल से वही प्रॉपर आपकी 3 आवर प्रॉपर क्लास चलेगी, जिसमें 1.5 घंटे आपके क्लासिकल मैकेनिक्स चलेगी और नेक्स्ट 1.5 घंटे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, अपन जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और आप में से ज्यादातर लोगों को डर भी रहता है कि सर पेपर टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को सोचना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स कितनी भी बन सकती हैं और जब हर बार प्रॉब्लम बनती हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्रोच लगानी होती है। बाकी फिजिक्स में क्या है, फिक्स फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, सभी कॉन्सेप्ट बहुत सी बार अप्लाई करवा दिए जाते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं और फिर अपने को थोड़ी सी टफनेस फील होती है। तो इसमें बेसिक से बेसिक चीज को भी बहुत डीपली पढ़ेंगे। आपको आता है फिर भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, मैकेनिक्स में अपन सिस्टम क्या रखेंगे पढ़ने का, एक बार वो देख लेते अपना सिलेबस सिस्टम क्या रहेगा। वैसे आपके सिलेबस में काइनेमेटिक्स तो नहीं है, फिर भी मैं 1 से 2 क्लास लूंगा जिसमें आपको काइनेमेटिक्स के बारे में प्रॉपर जानकारी दे दूंगा, क्योंकि है नहीं बट यूज होती है। तो आप भी एक बार अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा जिस वे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो अपना होगा, अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स में अगर आप स्कूलिंग की भाषा में कहें तो यहाँ पे अपना रेक्टिलिनियर मोशन वाला पार्ट भी रहेगा और आपके प्रोजेक्टाइल मोशन भी काइनेमेटिक्स में ही कवर होगी। और साथ ही साथ जो रिलेटिव मोशन है, आप स्कूलिंग में अलग तरीके से पढ़ते थे, यहाँ पे उस रिलेटिव मोशन को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको फ्रेम पढ़ाऊंगा तो वहां पे उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो जब आपको स्कूलिंग लेवल पे पढ़ते थे तो वहां पे समस्या आती थी रिलेटिव प्रॉब्लम को सोल्व करने में, रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। बट यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं आएगी, सीधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट पढ़ेंगे। सेकेंड जो अपन इसमें पार्ट पढ़ेंगे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में के साथ ही अपन बात करेंगे फ्रिक्शन की, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स ही होता है। यहाँ पे आपकी जो केपलर प्रॉब्लम है वो सब मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स के अंदर ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे, जिसमें आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जो वर्क पावर एनर्जी के नाम से आप चैप्टर पढ़ा करते थे 11th क्लास में, वो कंजर्वेशन लॉज में कवर करेंगे अपन। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सेंट्रो मास पढ़ेंगे। एट्थ अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन कोलिजन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन भी आपके सिलेबस में और एनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल सेंट्रो मास ही नहीं, इसके एप्लीकेशन के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो बड़ा टॉपिक है, केवल मैंने यहाँ पे सेंट्रो मास लिखा है, इन जनरल अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है,
9 अपन बात करते हैं तो अपन रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बात करेंगे और इसी के अंदर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब इंक्लूड है। और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी न किसी एग्जाम में, इसका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स से, ठीक है। और लास्ट अपन इसमें फ्लूइड डायनामिक्स भी पढ़ो। जैसे आपकी काइनामेटिक्स कंप्लीट होगी, यहीं पे अपन जो आपके सर्कुलर मोशन है वो यहीं पे अपन स्टडी कर लेंगे। काइनामेटिक्स में जब मैं आपको फ्रेम पढ़ाऊंगा तो वहां पे जब मैं आपसे बात करूंगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी की पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो साथ ही साथ उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है मोटे मोटे तौर, कर लीजिए नोट। कर लिया गौरव? ठीक। तो आइए बात करते हैं मैकेनिक्स की। थोड़ा सा मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि आप मैकेनिक्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने पार्ट में आप ब्रेक करते हैं। तो 2 पार्ट में, जैसे जनरली अपन यहाँ पे जो मैकेनिक्स की बात करेंगे, इसमें जो पार्टिकल की साइज होगी वो लार्ज होगी, जो आपको जो ऑब्जेक्ट्स आप देख पाते हैं केवल उनके बारे में बात करेंगे। स्मॉल पार्टिकल की भी मैकेनिक्स होती है जिसे आप क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जब पार्टिकल की साइज वेरी स्मॉल हो जाती है। तो यहाँ पे अपन जो अपने पार्टिकल का यूज करते हैं उसकी साइज ठीक ठाक बड़ी होती है, सिग्निफिकेंट होती है, जिसे अपन देख सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसमें अपन 2 पार्ट की स्टडी करते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट जो होता है, अभी लिखना नहीं केवल समझना है, डायनामिक्स। पार्टिकल जब रेस्ट स्टेट में होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, पार्टिकल जब रेस्ट स्टेट में होता है तो उसके ऊपर अपने अपन लगने वाले फोर्स को देखते हैं और जो फोर्स लग रहे हैं उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे अपन स्टैटिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स की ब्रांच को। और डायनामिक्स में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो मोशन में होता है। मोशन के बारे में भी समझाएंगे कि कब आप पार्टिकल को मोशन में कहेंगे और कब आप पार्टिकल को मोशन में नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जो डायनामिक्स होता है इसमें पार्टिकल किस में होता है, मोशन में होता है। और जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उस पर लगने वाले फोर्स और उन लग रहे फोर्स की वजह से उस पे जो इफेक्ट आ रहे हैं, अगर कोई बॉडी यहाँ पे मोशन में है, कोई भी पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है, तो जब आप उस पे फोर्स लगाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा। हो सकता है आपके फोर्स लगाने से उस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाए। जैसे फुटबॉल के मैदान में आप हैं और आप फुटबॉल को किक मारते हैं, तो जैसे फुटबॉल पहले से मोशन में थी, बट जब आपने किक मारी तो उसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज कर दिया आपने। तो उन सब चीजों की स्टडी जो अपन करते हैं वो डायनामिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और फिर डायनामिक्स को भी अपन 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। काइनेमेटिक्स सर किसे कहते हैं, काइनेटिक्स किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। मैकेनिक्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया अपन ने, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अब डायनामिक्स यहाँ पे पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। अब इसको भी अपन ने 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा, आप में से ज्यादातर बच्चे जानते भी हैं कि काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं और काइनेटिक्स किसे कहते हैं, बट हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा कम जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब किसी पार्टिकल की आप मोशन की स्टडी करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते हैं कि आखिरकार ये मोशन क्यों हो रही है, तो कारणों में न जाते हुए केवल जब आप मोशन की स्टडी करते हैं, जैसे आपको कह दिया गया पार्टिकल गति कर रहा है, तो आप ये नहीं पूछेंगे सर ये पार्टिकल गति क्यों कर रहा है, आखिरकार ये मोशन क्यों हो रही है। अगर अपन इसकी बात नहीं करते हैं
तो उस डायनामिक्स की ब्रांच को आप क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। और आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है तो किसकी वजह से करेगा? कोई ना कोई फोर्स लगेगा। भाई जो अपन मैकेनिक्स आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो सेंट्रल थीम है, पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है। तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है फोर्स। यहाँ पे जो भी बातचीत होगी वो फोर्स के इर्द गिर्द ही बात होगी, टू एंड फ्रो ही बात होगी। तो जब भी पार्टिकल मोशन करता है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स लगा हुआ है। ये सिस्टम को ध्यान रखिए पढ़ने का, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके आप क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, तो वहां पे जो थीम है, जिस थीम के बेसिस पे उसको डिफाइन किया गया है, वो थीम क्या है? एनर्जी। बंद कर ले और ध्यान से समझ, ठीक है? तो इसकी अपनी सेंट्रल थीम क्या है? फोर्स है। तो यहाँ पे केवल अपन मोशन की बात करें, कोजेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे अपन कोजेस को फिजिकली आप क्या कहेंगे? यहाँ पे अपन फोर्स और टोर्क की बात नहीं करते। तो जो काइनेमेटिक्स होती हैं, इसमें फोर्स हुआ, टोर्क हुआ, इनकी बात नहीं की जाती है। लिखना नहीं, अभी मैं लिखवाऊंगा, तब आराम से लिख लीजिए, अभी केवल समझना है। तो यहाँ पे केवल किसकी बात करेंगे? यहाँ पे अपन बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे तो आपके शुरुआती जो 3 चैप्टर थे, रेक्टिलिनियर मोशन वाला हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला हुआ और रिलेटिव मोशन वाला हुआ, तीनों के तीनों चैप्टर किसके पार्ट थे? काइनेमेटिक्स के पार्ट थे। अब यहाँ पे क्या होता है काइनेटिक्स में सॉरी, यहाँ पे अपन मोशन की स्टडी तो करते ही, साथ ही साथ अपन कोजेस की भी बात करते हैं। आखिरकार ये मोशन हो रही है तो क्यों हो रही है? पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? जैसे बात करते हैं सिंपल, ये आपकी बॉडी है, इसका मास m है, ये आपकी सरफेस है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं? अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूं। एक डायरेक्शन मैंने ये लगा दी, एक इस डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया, एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन से लगा दिया। जाहिर सी बात है, आप सभी समझदार हैं। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तीनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब एक पार्टिकल मोशन कौन सी डायरेक्शन में करेगा? भाई जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आएगा। मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स ही है। अब मान लेते हैं जैसे इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है, भाई इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे फोर्स के, वो तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, क्योंकि नीचे तो क्या है? सरफेस है। इस अब इसका एक कंपोनेंट इधर भी ब्रेक होगा, एक इधर भी ब्रेक होगा। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार से फोर्स का अरेंजमेंट है तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो यहाँ पे अपन फोर्स, सबसे पहले तो मोशन भी देख रहे हैं, पहले आप फोर्स भी देख रहे हैं। इस डायरेक्शन मोशन करा, आपने फोर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह भी दिया हुआ होगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में। फिर आपसे पूछा जा सकता है t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, t बराबर 10 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन बताइए। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप किस किस की बात कर रहे हैं? फोर्स की बात कर रही हैं, साथ ही साथ आप मोशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है? सर आपने एक जगह टॉर्क का भी बात किया है। तो जैसे अपन पोजीशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो जब पार्टिकल लीनियर मोशन में होता है तो ये सब ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल हमेशा लीनियर मोशन ही करता है। पार्टिकल क्या करता है? रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, जैसे फैन रोटेट हो रहा है। अब इसकी मोशन को भी तो आपको स्टडी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल लीनियर मोशन स्टडी करेंगे। तो इसकी मोशन को स्टडी करने के लिए अपन कुछ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। तो जैसे आप लीनियर मोशन की अगर अपन बात करें, ऐसे जनरल चर्चाएं कर रहा हूं, जो अपन बेसिक्स जानते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है? यहाँ पे अपन रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, ठीक है? लीनियर मोशन में क्या होता है? पार्टिकल की पोजीशन को आप किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में बात करें तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशनल मोशन में मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है आपका पार्टिकल?
रोटेट कर रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट भी कर सकता है, एक्सिस के अबाउट भी कर सकता है। ये अपन आगे जब पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स तो वहां पे काफी ग्रेट डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोजीशन किसको लेते हैं, आर को लेते हैं। यहाँ पे बात करें तो थीटा हो जाती है, यहाँ पे इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात आप v से करते हैं और v क्या होती है, dr अपॉन dt। यहाँ पे आप किसकी बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ओमेगा बराबर यहाँ पे डी थीटा अपॉन, ठीक है। यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो उसको एल से या पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आप एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोशन है तो आपका मोमेंटम भी कैसा आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ पे एल की बात करते हैं, यहाँ पे आप फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप टॉर्क की बात करते हैं। तो अगर कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन में है तो वो रोटेशनल मोशन में कब होगी, जब कहीं ना कहीं से उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा होगा, टॉर्क लगाया जा रहा होगा। जैसे आप एक गेट खोलते हैं तो जब आप गेट ओपन करते हैं तो उसका जो क्लिप होता है उसको पकड़ के जब आप खींचते हैं तो उसकी जो एक्सिस है जिसके बिहाफ पे वो टिका हुआ है वहां पे क्या होता है, उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जनरेट होता है और टॉर्क जनरेट होने की वजह से आपका गेट ओपन होता है, ठीक है। तो मोशन क्यों हो रही है, टॉर्क जनरेट होने की वजह से, ठीक है। तो ये अपन काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ अपन मोशन की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अपन कोजेज की भी बात कर रहे हैं। और कोजेज का अगर आप फिजिकली सिग्निफिकेंस समझाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फोर्स और टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो थीम समझ में आ गई, मोशन का सिस्टम समझ में आ गया, मोशन क्यों होती है उसका सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट जो होती हैं ये इसलिए पड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे अपन जो बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्रत्येक चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वेक्टर की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि परंपरा ये रहती है कि पहले मैं मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करता हूं, बट इस बार है कि मैकेनिक्स स्टार्ट की जाए, जो भी चीजें आपके काम आएगी वो मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। जिन बच्चों ने मैथमेटिकल फिजिक्स का वैसे बेसिक आइडिया सभी को है, बीएससी सेकेंड ईयर सभी पढ़ चुके हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनको थोड़ी बहुत समस्या आएगी वेक्टर के बारे में, तो मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। वैसे उनको भी नहीं आए क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आपके जो ईएमटी का पेपर चलता है वहां पे आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट बनाए लिखते हुए इसमें, यहां तक जो समझा है वो समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया अच्छे से। और कोई भी डाउट आता है तो आप क्लास में साथ के साथ ही पुटअप कर सकते हैं। When द स्टडी ऑफ फोर्स, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में द स्टडी ऑफ फोर्स, व्हेन पार्टिकल इज फोर्स, फिर एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिएगा, द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन पार्टिकल एट रेस्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर effect when their effect on the particle when particle is in motion, particle is in
आप में से कोई बताना चाहेगा कि पार्टिकल मोशन में होगा या आप कब बताएंगे, कैसे बताएंगे? मतलब जो मोशन होते हैं वो डिपेंड करती है फ्रेम पे, कि आप कौन से फ्रेम को किसको देख रहे हैं। तो मोशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आपके ऑब्जेक्ट और फ्रेम पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं आप कि किसी भी चीज को आप एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में बता सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो गुड़िया बैठी हुई है रेस्ट में है, ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट जो रोड पे निकल के जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है, क्योंकि वो तो फ्रेम है। और फ्रेम तो क्या मानता है, खुद को रेस्ट में मानता है, वो क्या देखेगा कि ये मोशन में। अर्थ मोशन कर रही है तो अर्थ पे प्रेजेंट एवरी पार्टिकल क्या है, मोशन में, अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहे हैं। ठीक है, डायनामिक्स को क्लासिफाई कर देते हैं अब। यहाँ पे डायनामिक्स में अपन बात करते हैं तो एक क्लासिफिकेशन काइनेमेटिक्स में, ठीक है, और ये काइनेटिक्स। अब अपन काइनेमेटिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, वी डील विद ओनली मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट गोइंग इनटू कॉजेज। राइटिंग समझ में तो आ रही है ना भाई? चेंज कर देते हैं, अच्छी कर देते हैं इसको। ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्स एंड यहाँ पे लिखे दैट मीन्स वी टॉक क्लियर है। हेडिंग डाली काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों से अभी मैंने चर्चा की थी मोशन के बारे में, तो जो मोशन होती है कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की, और जो आपका ऑब्जर्वर है उसे ही आप जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखा जाता है। 11-12 तक आप उसे ऑब्जर्वर बोलते आए थे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपके पार्टिकल जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। अगर किसी फ्रेम में टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहेंगे
पार्टिकल जो है मोशन में, ठीक है। और जब पार्टिकल मोशन में होता है तो अपन चर्चा ये करेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और उसके डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। तो अपन वन डायमेंशन में भी बात करेंगे और साथ ही साथ अपन टू डायमेंशन में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोशन के बारे में एक लाइन लिखवा देता हूं। मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं सभी, डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में अपन किसी पार्टिकल को पोजीशन या किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे आप क्या कहते हो? उस सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लिखवाने की आवश्यकता है क्या? क्या लिखवा दें? लिखवा देते हैं, चलो। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए। इफ पार्टिकल इज इन मोशन, दैट मीन्स the position of particle in that frame, then position of particle in that frame changes तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। ये सब चर्चाएं जो हैं अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही करेंगे और वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो अभी अपन फ्रेम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जनरली फ्रेम को आप जानते हैं, यहाँ पे जितनी अपने को जरूरत होगी उतनी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से कोई भी अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। सबसे पहले अपन टॉक करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, आप इजीली जानते हैं इसे। और फिर अपन आगे चर्चाएं करेंगे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो डिटेल में चर्चाएं अपन करेंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स में करेंगे। यहाँ पे केवल अपन सिलिंड्रिकल और पोलर के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि पोलर के बारे में वहां सबके बारे में डिटेल से चर्चा होती है मैथमेटिकल में, बट यहाँ पे अपना टारगेट है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंतर्गत। एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। और आप जानते हैं कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं, जो कि कांस्टेंट होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप वेरी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं वो वेरी नहीं करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। आगे चल के आप देखेंगे सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि डी आर कैप अपॉन डी टी भी डिफाइन होता है, डी थीटा कैप अपॉन डी टी भी डिफाइन होता है, और डी आर कैप अपॉन डी टी और डी थीटा कैप अपॉन डी टी से ही इस बार आईआईटी जेम 2022 में क्वेश्चन पूछे गए। चौतान सिंह, तो यहाँ पे ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया और किसी पॉइंट P यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है r वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बराबर आप किस प्रकार से लिखते हैं? x i के
प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के। जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कोई है बताना चाहता है? पार्टिकल की पोजीशन किसे रिप्रेजेंट करती है? लोकेशन को। कोई भी पार्टिकल जो होता है उसकी पोजीशन बताने का मतलब होता है कि किसी स्पेस में आप उस पार्टिकल की लोकेशन को बता रहे होते हैं। और आजकल गूगल मैप में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोकेशन का। तो एक स्पेस है जहां पे वो पार्टिकल आपका दोस्त जो भी है वो लाई करकर आप लोकेशन डाल के वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर represents the location of the particle in the space। बड़े आगे यहां पे नाउ अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बना देते हैं। ये आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना दिया। या नॉर्मली अब सिंपली 2 डायमेंशन में ही बात कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है। एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो, और आपका पार्टिकल इस प्रकार से मोशन कर रहा है। यहाँ पे टाइम t1 की मैं बात करता हूं तो पार्टिकल कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इस प्रकार से मोशन करता हुआ पार्टिकल t2 टाइम पर यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? r1 हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप rt1। t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करनी है। तो ये आपका क्या हो गया? अगर यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा या नहीं होगा? और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिखते हैं डेल्टा आर को, नहीं तो उसको आप डिस्टेंस को समझ ले डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह वेक्टर लगा लीजिए। बहुत सी बार अगर आप इनको वेक्टर ना लगे हुए पाते और यहाँ पे वेक्टर पाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार वेक्टर्स नहीं लगाए जाते हैं। सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि वेक्टर हैं और वहां पे कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को आप जानते हैं। ठीक है, और वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है भैया? ध्यान से सुनिएगा कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाउ यहाँ पे लिखते हैं आप आर t2 वेक्टर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आप आर t1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर। ओके, तो डेल्टा आर वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आर t2 वेक्टर माइनस का आर t1 वेक्टर। इस प्रकार से आप लिख देते हैं। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। कर लीजिए नोट। और अगर इस एक्चुअल पाथ की लेंथ की बात की जाए
तो किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है भैया? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। 11th और 9th क्लास में खूब पढ़े हैं आप। तो डेल्टा आर बराबर इस प्रकार से आपने लिख दिया है। तो जाहिर सी बात है, आपने एक्स वाई प्लेन की बात की है, इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कैसे डिलीट हो गया भाई? ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं वापस। अब बनेगा वैसा नहीं सेम टू सेम, आप बना लेना। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1 कोमा y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कोमा y2। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपने क्या लिखा है? इन जनरल लिखा है, बट ऐसा का ऐसा ही प्रोसीजर किस में भी हुआ है? एक्स में भी हुआ है और किस में भी हुआ है? वाई में भी हुआ है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर यहाँ पे x2 माइनस x1 और डेल्टा y बराबर y2 माइनस y। क्लियर है? ऐसे ही तो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप एक्स डायरेक्शन में देखना चाहते इस प्रकार से देख लीजिए, नहीं आपको इस प्रकार से लिखना है तो यहाँ पे टी लगना है तो टी लगा दीजिए, T1 T2 पे देख लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप T2 पे देखना चाहते हैं तो टी लगा दीजिए। और नहीं लगाएंगे तो भी बात वही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। एक चीज आती है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करने के दौरान भी पढ़ा होगा, निश्चर और अनिश्चर, इनवेरिएंट। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनवेरिएंट है या नहीं, इस बार कैसे अपन चेक करते हैं? इनवेरिएंट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब है कि वो सभी जगह इक्वल रहनी चाहिए। आप यहाँ पे मेजर कर लीजिए, किसी दूसरे फ्रेम में मेजर कर लीजिए, किसी तीसरे फ्रेम में मेजर कर लीजिए, अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो आप कहेंगे कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो इनवेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, क्या किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है क्या वो इनवेरिएंट है? क्या नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग फ्रेम से देखता हूं। ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई आर वेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ कितने आर वेक्टर बराबर, इसको मैं बोल देता हूँ मैग्नीट्यूड को ये 5 है, मैंने यही कोई फ्रेम बना दिया, अरे कितना है 1 है। तो जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो इनवेरिएंट नहीं होती है। बट अगर मैं बात करता हूं, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 फ्रेम बना लेता हूं। ये एक फ्रेम मैंने डिजाइन कर लिया और एक ये दूसरा फ्रेम है जो मैंने डिजाइन कर लिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट पी है और ये यहाँ पे ये एस। ठीक है, इसका पोजीशन मैंने कितना बोल दिया? R1 बोल दिया। इसका पोजीशन मैंने कितना बोल दिया? R2 वेक्टर बोल दिया। मैंने इसका भी पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया यहाँ पे, इस दूसरे फ्रेम का कितने पे है? R वेक्टर पे डिफाइन है। ठीक है भैया, ये मैंने डिफाइन। तो ये R वेक्टर हो गया। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इसका मैं पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बोल देता हूं, ये R1 प्राइम हो जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? R2 प्राइम वेक्टर हो जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आप लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको आप पॉइंट P बोल देते हैं और इसको आप पॉइंट Q बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। चाहता तो मैं आपके फर्स्ट चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकता था 11th का, बट वो काफी ज्यादा अलग लो लेवल से हो जाता, तो इस मैंने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज किया है, जिससे आपका लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उसको। आपने किस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सॉरी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी एंड क्यू को, एस को आप क्या लिखेंगे तान सिंह, आप r1 प्लस एस वेक्टर बराबर r2 लिखते, तो एस वेक्टर बराबर वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। क्लियर है भैया? अब इसकी एस की वैल्यू बराबर आ जाए अगर r2 प्राइम माइनस r1 प्राइम के, तो आप क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 बराबर r2 प्राइम माइनस r1 प्राइम। ठीक है, तो यहां से अपन r1 प्राइम लिखते हैं, सिंस r1 प्राइम वेक्टर बताइए भैया, तो r1 प्राइम वेक्टर की अगर अपन बात करते तो ये रहा, पर आपको r1 लिखना है तो आप प्राइम बात क्यों लिखेंगे, आपको तो r1 लिखना है। r1 बराबर आप क्या लिखेंगे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर दैट इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, तो r1 वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर प्लस r1 प्राइम वेक्टर, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं r2 वेक्टर की, तो ये आपका वेक्टर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया, तो r2 वेक्टर बराबर r वेक्टर प्लस यहाँ पे r2 प्राइम वेक्टर हो। क्लियर है भैया? तो यहां से आप लिखते हैं एस वेक्टर, r2 की वैल्यू लिख दीजिए भैया, तो r2 की वैल्यू कितनी है, r वेक्टर प्लस r2 प्राइम वेक्टर माइनस r1 की वैल्यू लिखेंगे तो r वेक्टर प्लस r1 प्राइम वेक्टर। ठीक है, तो s वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर से आप r वेक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे r2 प्राइम वेक्टर माइनस का r1 प्राइम वेक्टर। और जाहिर सी बात है, अगर आप डायग्राम को बड़े ध्यान से देखते हैं तो ये आपका फ्रेम कौन सा है, अगर मान लेते हैं आपका एस फ्रेम है और ये आपका एस प्राइम फ्रेम है, तो एस फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो एस फ्रेम में यही डिस्टेंस है, इसको मैं किससे लिखूंगा, r2 माइनस r1 से लिखूंगा। अगर मैं एस प्राइम फ्रेम की बात करता हूं तो इसको मैं किससे लिखूंगा, r2 प्राइम माइनस r1 प्राइम, इसी प्रकार से लिखी जाएगी भाई। यहाँ पे इसके भी वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या दोनों में इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, क्या दोनों फ्रेम में ही वैल्यू एस है या नहीं है? आप r2 माइनस r1 प्राइम बराबर r2 माइनस r1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमेशा ये फिक्स है कि दो पॉइंट के बिटवीन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या रहती है, हमेशा इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, तो इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, पता रहेगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फ्रेम चेंज करने पे चेंज नहीं होती हैं, सभी फ्रेम में इक्वल फाइंड आउट होती है, उसे आप क्या कहते हैं, इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब आप सीवीटी का एग्जाम भी देंगे और जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बहुत सी बार बच्चों का जेम में सिलेक्शन हो जाता है बट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हो पाता है, उसका एक ही रीजन होता है कि उनको न्यूमेरिकल्स तो आते हैं पर बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं, तो अपने को उसको भी ध्यान में रखना है। कर लिया नोट? आज मोस्ट प्रोबेबल मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एप्लीकेशन पे असाइनमेंट्स अपलोड कर दूं,
ताकि कुछ पार्ट से एज ए सैंपल जिससे आपको पता रहे कि इस प्रकार के असाइनमेंट दिए जाते हैं। और एक दो दिन की तो नहीं, अभी बिजी शेड्यूल है, 3 से 4 दिन बाद टेस्ट पोर्टल पे अपना टेस्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे पता रहे किस प्रकार का टेस्ट होता है जो नए बच्चे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखवा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट या ओब्लिक लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two particle between two particle is invariant. Velocity and तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आप जानते हैं, फिर भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट को आपने किस प्रकार से लिखा था, इस प्रकार से लिखा था। तो जो आपकी वी एवरेज होती है, एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख देते हैं, वी एवरेज। ठीक है, इसको आप लिखते हैं डेल आर अपॉन डेल टी। यहाँ पे वेक्टर है तो अपने आप ये भी वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखते हैं डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी, और डेल आर को आप लिखते हैं आर T2 माइनस का आर T1 अपॉन T2 माइनस का T1, इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं आप। अब ये तो एवरेज हो गया, जब अपन अपना इंटरेस्ट है कि नहीं अपन इसको किस में कन्वर्ट करें, एक इंस्टेंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की चर्चा करें, तो ध्यान से देखिएगा आपका जो पार्टिकल है इस प्रकार से मोशन कर रहा है, ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। पार्टिकल की मोशन कैसी है, इस प्रकार से है, ये आपका R और यहाँ पे T1 हो गया, ये आपका R और यहाँ पे T2 हो गया। ठीक है, दिस इज योर पोजिशन। बट आप क्या चाहते हैं कि इफ T2 बराबर, यहाँ पे इस T1 को T बोल देते हैं और T2 बराबर क्या हो जाता है, T प्लस डेल्टा हो जाता है। मतलब T में अगर थोड़ा सा स्मॉल चेंज करें, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं, क्या है, थोड़ा स्मॉल चेंज करे और उसके लिए बात करें तो मान लेते जैसे ये आपने थोड़ा सा स्मॉल चेंज किया और ये आ गया, ये क्या है, आर टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, v बराबर यहाँ पे आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस का आर टी लिखेंगे, आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अपॉन यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी अपॉन में डेल्टा टी आ जाता। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं, शुरुआत क्लास 12 की अगर अपन बात करें, तो जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो डिफरेंशिएशन को इसी तरीके से स्टार्ट किया था, या क्लास 11th में जब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की बात की गई होगी तो बिल्कुल बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अब आप कहते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, इससे क्या होगा, अगर अपन बात करें अनुष्का, तो ये क्या होगा, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये पॉइंट किसकी ओर लाई करने की कोशिश करेगा, इसी पॉइंट की ओर आने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और जब ये इसी पॉइंट की ओर आने की कोशिश करेगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी में चेंज हो जाएगा। तो जो डेल्टा आर से डी आर बना है, यहाँ पे चेंज स्मॉल था,
बट ये चेंज अब वेरी स्मॉल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो आप पढ़ते हैं कैलकुलस, जो चर्चा में आई, पिक्चर में आई 17th सेंचुरी के मिड में न्यूटन साहब ने बताया था, कैलकुलस जो दी थी वो इसी प्रकार से डिराइव की थी और पूरी कैलकुलस लिख दी उसी समय। जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आप लोगों को डर लगता है, वो कब लिख दी गई? आज से 300 साल पहले ही लिख दी गई। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर डी आर अपॉन डी टी आप लिख देते। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, जिसे आप डी आर वेक्टर अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां पे आपने पढ़ा भी था कि इस सिचुएशन में इस पॉइंट पॉइंट यहीं पे आ जाता है, और ये अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है उस पॉइंट पर टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट डालेंगे, इस टेंजेंट की स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपके आगे पढ़ने के दौरान काम में आएगी। अभी लग रहा है कि स्लोप ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है, बट आगे आपकी यही चीजें काम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज की आप बात कर रहे थे, तो डेल्टा टी टेंस टू 0, देन वी एवरेज जो है ये चेंज हो जाए किसमें? वी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे वी इंस्टेंटेनियस। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। ठीक है, बराबर डी आर अपॉन, यहाँ पे लिख लेंगे डेल आर अपॉन डेल टी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो। कर लीजिए भैया नोट। हर्षा समझ में आ रहा है? अमर भैया, और इसको आप आर डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर डॉट से भी। तो आर डॉट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वन टाइम डिफरेंशिएशन। कर लीजिए नोट। आर डॉट, ये आपने 3 डायमेंशन में बात की, और आप लोग अगर 1 डायमेंशन में चर्चा करना चाहते हैं इन 1 डायमेंशन, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसमें थ्योरी लिखवाने की जरूरत तो फील नहीं हो रही ना किसी को? किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना कि सर इसमें साथ में साथ थ्योरी भी लिखाते चलिए? यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब ऐसे तो नहीं कि लेट पोजीशन वेक्टर आर, जरूरत नहीं है टी टाइम पे R1 R2। 1 डायमेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो जो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की है डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 3 डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वी एक्स आई केप भी आएगी, वी वाई जे केप भी आएगी, वी जेड के केप भी आएगी, और आर वेक्टर को आपने अच्छे से लिखा है। इसको आपने क्या लिखा था? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वी वेक्टर आपने लिखा है दिया। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लिखते हैं एवरेज के बारे में, तो वी एवरेज की अपन बात करते हैं, और यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन। जैसा एक्स में होगा वैसा ही वाई में होगा, जैसा वाई में होगा वैसा ही जेड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी एवरेज की अगर अपन बात करते हैं तो एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? T2 माइनस का एक्स T1 अपॉन T2 माइनस का T1। इफ T2
को लिख देते हैं आप टी प्लस डेल्टा टी, एंड यहाँ पे T1 को लिख देते हैं टी। तो आप यहाँ पे v बराबर, जनरली पता है आपको एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट है इसमें आपको एक्स लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो v वेक्टर यहाँ पे एवरेज चल रहा है, तो x टी प्लस डेल्टा टी माइनस का एक्स टी अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट इज, ये डेल्टा एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 del x अपॉन del t, that is equals to dx अपॉन dt। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड v एवरेज कन्वर्ट हो जाता है v इंस्टेंटेनियस। तो v इंस्टेंटेनियस, इसको आप v वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल जब भी आपको वेलोसिटी दी जाती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने dx अपॉन dt और बराबर यहाँ पे x डॉट, वेक्टर फॉर्म में आपने, और ठीक इसी प्रकार से अब अपन एक्सेलरेशन के लिए बात करें। तो ये अपन ने यहाँ पे इस पे लिख लीजिएगा ए पॉइंट हेडिंग डाल के, इसमें वेलोसिटी बना लिए डायग्राम। राम बाबू क्लियर है? तो बी पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे और यहां पे लिखेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन पे। तो सिंपल है, अगर आप 3 डायमेंशन में बात करते हैं, इन जनरल बात करेंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। इसी प्रकार से लिखा जाता है भैया, सिंपल जो आप डेफिनेशन देते आए हैं वो यही देते आए हैं। और v की अगर आप इसको यहाँ पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार से कि v एट डिफरेंट टाइम, v एट डिफरेंट टाइम अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अपन सिंपल डायरेक्ट लिखते हैं a बराबर, यहाँ पे d ओवर dt लिखा हुआ है, और v के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं भैया, डी आर वेक्टर अपॉन dt लिख सकते हैं। सो a वेक्टर कैन बी रिटन एज d2r अपॉन dt स्क्वायर, ओके। 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। इन 1 डायमेंशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे a x बराबर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे dv अपॉन dt लिखेंगे, और दैट इज इक्वल्स टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब आपने a बराबर dv अपॉन dt लिखा, v बराबर dr अपॉन dt लिखा। अब इनका यूज करके अपन यहाँ से आप अगर इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आप वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ से अगर अपन v बराबर dr अपॉन dt की चर्चा करते हैं, यहाँ पे v बराबर dr अपॉन dt की चर्चा करते हैं, तो dr बराबर v dt लिख सकते हैं। और आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब मोशन की इक्वेशन क्या होती है, और एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रहा है, इन दैट सिचुएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सी बार आपसे डायरेक्ट
कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर ली जाती है, बहुत सी बार आपसे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए बात की जाती है। तो दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ते हैं वो एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कल की क्लास में अपन पहले तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के फिर अपन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जब उस पार्ट को कवर कर लेंगे तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव मोशन वाला पार्ट भी उसी में कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।